11th क्लास बेटा, वेलकम अगेन जी। तो यार लास्ट लेक्चर में क्या कर रहे थे हम लोग? कोलिजन वाला टॉपिक कर रहे थे। कोलिजन मैंने पहले ही बोला था काफ़ी लंबा चलता होता है। अब उसको हमने फिर बीच में ही कट शॉर्ट कर दिया था, क्लोज कर दिया था, ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। लेकिन यार हम बिल्कुल वहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से हम कोलिजन इन वन डायमेंशन कर रहे थे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, जिसमें बेटा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन हमने बोलता दो टारगेट हैं। एक तो हमने प्रूव करना है E इक्वल टू 1, यानी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो अपना हो गया था। और दूसरा उसी आर्टिकल में आगे हमने कंटिन्यूटी में क्या निकालना था, V1 एंड V2, यानी कोलिजन होने के बाद सेपरेट होने पर वेलोसिटीज क्या आएंगी इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज। गिवन क्वांटिटीज बेटा m1 m2 u1 u2 है। तो करते हैं इसको खत्म, उसके बाद क्योंकि और भी चीजें डिस्कस करने के लिए बहुत है अपने पास। तो आप रिकलेक्ट कर लो, आपके पास तीन इक्वेशन थी यार, एक इक्वेशन 1, एक इक्वेशन 2 और एक इक्वेशन 3 थी। टारगेट क्या है हमारा, V1 V2 कैलकुलेट करना। तो जो भी आपका आर्टिकल चल रहा है उसी की कंटिन्यूटी है, उसमें सब हेडिंग डाल लो, उसमें सब हेडिंग डाल लो बेटा, उसी की कंटिन्यूटी है ये। सब हेडिंग में लिखो कैलकुलेशन ऑफ V1 एंड V2, ये उसी का पार्ट हो गया बेटा, उसी का पार्ट है, वो तो हमें बीच में छोड़ना पड़ गया, बिल्कुल उसकी कंटिन्यूटी है। तो अपने पास ये फर्स्ट इक्वेशन थी, सेकंड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन थी, चेक कर लो। ओके, कैलकुलेशन ऑफ V1 V2, यानी V1 और V2 हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कुछ नहीं है, हमने फर्स्ट इक्वेशन लेनी है, क्योंकि हमने V1 और V2 बेटा कैलकुलेट करने हैं इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटीज, यानी V1 या V2 कैलकुलेट करनी है। और किस टर्म्स में कैलकुलेट करनी है, M1 M2 U1 U2, यानी बेटा V1 का रिजल्ट M1 M2 U1 U2 चलेगा, V2 का रिजल्ट M1 M2 U1 U2 के टर्म्स में चलेगा। लेकिन V1 की एक्सप्रेशन में V2 नहीं चाहिए मुझे, या V2 की एक्सप्रेशन में V1 नहीं चाहिए, सिंपल सी कहानी है। तो करना क्या है, क्योंकि यार ना तो V1 पता है ना V2 पता है ना, तो V1 की एक्सप्रेशन में V2 नहीं हो सकता, V2 की एक्सप्रेशन में V1 नहीं हो सकता। तो कुछ नहीं करना, हमने फर्स्ट और सेकंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का यूज कर कर V1 की एक्सप्रेशन निकालनी है और V2 को खत्म करवाना है। ऐसी एक एक्सप्रेशन निकालनी है V1 की जिसमें V2 को खत्म करना है, और V2 की जिसमें V1 नहीं होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना, हमने कहना है, आपने यहां तक लिखा ही हुआ, इक्वेशन 1 2 3 थी ही तुम्हारे पास, कि फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, 1 तुम्हारे पास है, ये दोबारा लिख लो, खोल के लिखता हूं, M1 U1 माइनस, खोल दो इसको, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 माइनस M2 U2, लिख लिया आपने इक्वेशन 1। और नीचे लिखना एंड फ्रॉम इक्वेशन 3, जो आपकी थर्ड इक्वेशन है यार, उसमें से ना V2 निकाल लो। V2 खत्म करना है ना, रिड्यूस करना है, V2 अलग निकाल लो। तो इक्वेशन 3 से मैंने क्या लिखा, V2 इक्वल टू भाई इसको उधर भेज दे, V1 प्लस U1 माइनस U2। अब भाई कैलकुलेशन है ना जो, बड़े ध्यान से करने वाली है, थोड़ी सी गलती हुई रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी वाली स्थिति हो जाएगी। तो ध्यान से करना पड़ेगा। क्या करना है यार, फर्स्ट इक्वेशन में हमने ये V2 की वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने यहां पे खोल के रखा हुआ है, ठीक है। ये V2 की वैल्यू आ गई, कहां से निकाली, थर्ड से निकाली, फर्स्ट में पुट करनी है। फर्स्ट को बस मैंने थोड़ा ब्रैकेट खोल दी हुई है। अब आगे लिख दो सब्स्टिट्यूटिंग V2 इन अबव इक्वेशन, यानी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 ही है ना। तो क्या लिखा, सब्स्टिट्यूटिंग
V2 सब्स्टिट्यूटिंग, ध्यान से थोड़ा, V2 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। V2 को इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इक्वेशन 1 ये थी, टू गेट, क्या मिलेगा हमें इससे, क्या मिलेगा ये सब कर कर, V1 और V2 मिलेगा, M1 U1 माइनस M1 V1 इक्वल टू, ध्यान से भाई ध्यान से, M2, V2 की जगह क्या पुट करोगे, V1 प्लस U1 माइनस U2, V1 प्लस U1 माइनस V1 प्लस U1 माइनस U2। भाई अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो माफ कर देना, क्योंकि रिजल्ट नहीं आएगा। तो V1 प्लस U1 माइनस U2, थोड़ा चेक करते रहना, V1 प्लस U1 माइनस U2, बेटा यहां पे पुट कर दिया M2 इंटू V1 प्लस U1 माइनस U2 माइनस M2 U2, माइनस M2 U2। टारगेट पे कौन है, फिलहाल तो V1 है, क्योंकि हमने इसमें V2 खत्म करवा दिया। तो V1 इकट्ठे करो, बाकी सब चीजों को दूसरी तरफ भेजो, कर सकते हो तो कर लो। ये V1 है, ये इधर नेगेटिव है, इसको उधर भेजूंगा मैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये बन रहा है M1 U1 माइनस, अगले स्टेप में भेजते हैं M1 V1, पहले ब्रैकेट खोल दें उधर की, ये बनेगा M2 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 माइनस M2 U2, M2 U2 माइनस M2 U2, दो बार आ रहा है M2 U2। ओके जी, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये V1 और ये V1, इसमें V1 फंसा हुआ है, वो हमने निकालना है। ओके, क्या करते हैं, इसको इधर लेके आए कि इसको उधर लेके जाएं, इसको उधर लेके चलते हैं फिलहाल। तो ये उधर गया, दोनों के पास V1 है, V1 कॉमन आ जाएगा और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। चेक करना, जब ये उधर जाके प्लस हुआ और ये V1 कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा M1 प्लस M2। ओके, इन दोनों का काम तो हो गया। अब देखो, इसको इधर ले आओ, ये U1 है, ये भी U1 है, वो उधर से इधर आ रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये इधर से इधर आया, ये बन गया M1 माइनस M2 इंटू U1, M1 माइनस M2 इंटू U1। ओके, इन दोनों का काम भी हो गया। अब ये क्या चीज है, M2 U2, ये भी क्या चीज है, M2 U2, दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा दो बार M2 U2 माइनस में, लेकिन जब वो इधर आएगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस दो बार M2 U2। मतलब इसको क्या लिखोगे, V1, अब मैं इस तरफ लिख रहा हूं M1 प्लस M2 इक्वल टू M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 इंटू U2। ओके, देख लेना भाई कोई गलती ना हो गई हो। अब V1 आए पड़ा, फिर ये नीचे भेज दो, किसकी एक्सप्रेशन आ गई, V1 की एक्सप्रेशन आ गई। जब वो नीचे चले जाएगा तो किसकी एक्सप्रेशन आ जाएगी भाई, V1 की एक्सप्रेशन आ जाएगी। चेक करना जरा क्या आ गई, V1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू M1 माइनस M2 U1 प्लस 2M2। इसको भी मिटाओ भाई, ये तो हमारी सबसे बढ़िया एक्सप्रेशन है, तो बढ़िया से लिखेंगे इसको, जगह बनाओ पहले, कंजूसी से क्यों लिखना, मिटा दो सब कुछ, नामो निशान ना रह जाए, इसको रहने दो, इसी से तो लिखनी है हमने। तो ये क्या बनी भाई, अपने पास रिजल्ट आ गया V1
इज इक्वल टू m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। भाई अपनी बुक्स में जाकर रिजल्ट चेक कर लेना, भरोसा नहीं है कोई कि सही आया होगा कि नहीं आया होगा। अब चेक कर लेना इसको, क्या है रिजल्ट, m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। अब यार ये रिजल्ट याद होना चाहिए, अब बड़ा है क्या करें, याद होना चाहिए यार ये रिजल्ट। न्यूमेरिकल इस पे आने हैं, न्यूमेरिकल हमारे इस पे बेस्ड आने हैं, तो ये याद होना चाहिए। कोलिजन के बाद पहला जो पार्टिकल था उसकी वेलोसिटी m1 m2 u1 u2 के टर्म्स में आ गई। m1 m2 u1 u2 गिवन क्वांटिटीज थे हमारे पास। ओके, तो एक टारगेट तो कंप्लीट हुआ, v1 कैलकुलेट हो गया, v1 अपना कैलकुलेट हो गया, पहला टारगेट डन। अब रह गया v2। अब v2 के लिए दोबारा इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है बेटा, एग्जाम में भी आएगा तो भी यहीं तक बड़े लंबे स्टेप हो गया पूरा कंटिन्यूटी में ना। पहले e इक्वल टू 1 प्रूव करना था, वो भी तो इसी का पार्ट था, तो कंटिन्यूटी में ही था सारा, तो उसको दोबारा नहीं करना आपने, इसके आगे लिखना है हमने सिमिलरली। क्या लिखना है जी, सिमिलरली v2 इज इक्वल टू, भाई जहां जहां 1 है वहां वहां 2 कर दे, और जहां जहां 2 है वहां वहां 1 कर दे। जहां जहां पे भी 1 है वहां वहां 2 कर दे, जहां जहां 2 है वहां वहां 1 कर दे, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। तो v2 बनेगा m2 माइनस m1। मैंने क्या बोला, जहां जहां 1 है वहां वहां 2, जहां जहां 2 है वहां वहां 1, इंटरचेंज कर दो। ये बन गया m2 माइनस m1 u2 प्लस 2 m1 u1, m1 u1 हो जाएगा, और नीचे m2 प्लस m1, अब प्लस ही है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो v2 किसके इक्वल आ गया, m2 माइनस m1 u2 प्लस 2 m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। भाई ये दोनों रिजल्ट याद होने चाहिए, तभी फायदा है। अगर स्कूल के हिसाब से देखो तो वो आर्टिकल आना चाहिए, ठीक है कर लिया हमने, लेकिन यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो फिर इसके रिजल्ट्स पे बेस हमने क्या करने हैं, बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही करने हैं ना, तो ये रिजल्ट दोनों याद होने चाहिए। अब अगर ये मान लो याद हो जाते हैं तो अगली बात है बेटा, इनके स्पेशल केसेस डिस्कस करना। तो अगला टारगेट अपना कर रहे हैं अभी कि अलग अलग स्थितियों में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि अगर एक रेस्ट पे होता तो आगे वाला रेस्ट पे होता तो रिजल्ट्स क्या आते, या एक बहुत बड़ा होता एक बहुत छोटा होता तो रिजल्ट क्या आते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होते तो रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो बेटा अगली कुछ डिस्कशन है बस, तो स्पेशल केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं हम, तब तक इसको थोड़ा सा अपना बढ़िया से नोट कर लो। तो बेटा यार ये अपने क्या आ गए, रिजल्ट्स आ गए v1 एंड v2। क्या है बेटा v1 v2, वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, कि अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले वाले का नाम क्या रख रखा है हमने m1, और दूसरा जिस पे स्ट्राइक किया उसका नाम क्या रख रखा है हमने m2। ये भी कुछ वेलोसिटी से जा रहा था, u2 से इसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये u1 से, तो बेटा m1 u1 m2 u2 ये गिवन क्वांटिटीज थी अपने पास, गिवन। उसके बाद क्या होता है, कोलिजन हो जाती है, कोलिजन के बाद ये अपनी इसको एनर्जी दे देता है, वो एनर्जी गेन कर लेता है, उसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है आगे वाले की, दोनों सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर कोलिजन इनकी जो वेलोसिटीज हो जाती हैं, ये u1 से v1 हो जाती है और ये u2 से v2 हो जाती है। और बेटा ये जो एक्सप्रेशन है ये किसकी आ गई, v1 एंड v2 की एक्सप्रेशन आ गई। मैंने बोला ये याद रखनी है आपको, डायरेक्ट ये याद रखनी है, बड़ी है, दिक्कत आ सकती है, लेकिन अब क्या करोगे, ऑप्शन कोई नहीं है, याद रखनी पड़ेगी डायरेक्टली। सीक्वेंस सा बनता है m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक याद होगी दूसरी अपने आप ही निकल जाएगी।
तो अगर ये याद हो जाएं तो आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह और बढ़िया तरीके से चलेंगे इसके। अब अगली हेडिंग डालना, सम स्पेशल केसेस। एक बार रिकलेक्ट करो, टॉपिक लंबा खींच रहा है, लंबा खींचता ही होता है। क्या टॉपिक चल रहा है? कोलिजन इन 1D, इलास्टिक कोलिजन इन 1D, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन 1D चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव किया कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो इसकी डिग्री ऑफ कोलिजन देता है वो 1 है, वो 1 प्रूव हो गया अपना। उसके बाद फिर V1 V2 कैलकुलेट कर ली। अब इसके बाद इसके स्पेशल केसेस डिस्कस किए जा सकते हैं। स्पेशल केसेस बहुत हैं, अगर मैं डिस्कस करने लग जाऊं तो इधर उधर बहुत केस बन जाएंगे, लेकिन हम अपने आप को लिमिट रखेंगे, 2 या 3 केस इसके हम स्पेशल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हेडिंग डाल लेना बेटा, सम स्पेशल केसेस, हेडिंग डाल लेना सम स्पेशल केसेस, जिसमें हम 3 ही केस डिस्कस करते हैं मेनली। सबसे पहले नंबर पे मैंने बोला कि अगर दोनों का मास इक्वल होता, लेट दोनों का मास इक्वल ही होता, या चलो दूसरा केस हम डिस्कस करवा देंगे सेकंड, कि अगर जो पहला वाला है यानी जो टक्कर मारने आ रहा था फर्स्ट, इट इज मच ग्रेटर देन M2। और तीसरा केस जो हम डिस्कस कर लेंगे, थर्ड वन यहां पे लिख देते हैं, वो हो जाएगा कि अगर M2 जिसने टक्कर खानी है इट इज मच ग्रेटर देन M1, कि जी दोनों के दोनों का मास एग्जैक्टली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल। ये अपना जा रहा था U1 से, ये अपना जा रहा था, नहीं ये U1 से था, और ये U2 से, ये M2 था और ये M1। ये कौन सा केस हो गया कि टक्कर मारने वाला बहुत बड़ा है, जिसने टक्कर खानी है उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। ये अपनी स्पीड U1 से जा रहा था, ये भी जा रहा था U2 से, ये उसको टक्कर मारता है, टक्कर के बाद क्या होता है वो चेक करना है। ये सिचुएशन क्या है कि जिसने टक्कर खानी है वो बहुत हैवी है, जिसने मारनी है जो U1 से जा रहा है या अपना U2 से जा रहा है, ये बड़ा हल्का है और ये बड़ा हैवी है। तो ऐसे में रिजल्ट्स क्या बनेंगे बेटा, वो रिजल्ट भी अगर डायरेक्ट ही याद रहेंगे तो फिर वही बात, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अच्छे होंगे आपसे। अब इसमें सिंपल सी कहानी है, V1 V2 तुम्हारे सामने है। अगर M1 और M2 इक्वल हो जाएं, M1 M2 इक्वल हो जाएं, तो देखो ये रिजल्ट क्या बनता है, M1 माइनस M2 इक्वल ही हो गए, M मान लेते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये टर्म 0 हो जाएगी, सेम क्वांटिटीज माइनस करोगे तो 0 आ गया। तो ये टर्म बेटा जी हो जाएगी 0, ये बचेगा 2MU2। MU2 क्यों? क्योंकि M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू, अब कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा, हमने M एज्यूम कर लिया। तो ये रिजल्ट क्या बनता है, V1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू M1 माइनस M2, ये तो खत्म हो गई, ये 2MU2 नीचे 2M आ जाएगा। देखो ये आएगा 2MU2 और नीचे भी M प्लस M 2M आ जाएगा, 2M से 2M कट जाएगा, ये U2 आ जाएगा, यानी V1 इक्वल टू U2 क्या आ गया, V1 इक्वल टू U2। ध्यान से समझना, कहानी बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट डेवलप करा रहे हैं, आर्टिकल तो हो गया, अब रिजल्ट डेवलप करा रहे हैं फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। V2 को चेक कर लो, अगर इसको चेक करते हो तो फिर वही बात, इक्वल है ये तो दोनों, ओके ये इक्वल है, ये थोड़ा ना खोल के लिख दिया मैंने, एक ही बात है, ठीक है। रिजल्ट दोनों क्या है, एक ही बात है। इसमें M1 प्लस M2 इकट्ठे लिख दिया, इसमें थोड़ा अलग अलग लिख दिया, बात एक ही है। एलसीएम ले लोगे तो M2 माइनस M1 U2 प्लस 2M1 U1
एक ये V2 का रिजल्ट है बेटा, अपने आप में ये सही है, ये V1 का रिजल्ट है वो अपने आप में सही है। कभी कभी बुक में ऐसे मिल जाता है, कभी कभी बुक में ऐसे मिल जाता है, मुझे ऐसे याद था मैंने ऐसे लिख दिया, वो पहले जो कंटिन्यूटी में चल ही रहा था, तो रिजल्ट सही है बिल्कुल। तो ये m माइनस m 0 हो गया, ये टर्म खत्म। ये बनी 2m1 की जगह m लिख दिया, नीचे 2m लिख दिया, 2m कट गया, चेक कर सकते हो 2m से 2m कट जाएगा, बचेगा क्या u1। तो V2 इक्वल टू क्या हो गया, u1 हो गया जी, V2 इज इक्वल टू u1। तो पॉइंट क्या निकल कर आ रहा है, लिख लेना नीचे। पॉइंट ये निकल कर आ रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हों जिनका मास बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल भी सेम, और दोनों के बीच में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाती है, then they interchange their velocities। टक्कर खाने से पहले जो इसकी वेलोसिटी थी u1 फर्स्ट मास की, टक्कर लगने के बाद वो सेकंड की हो गई, u1 किसकी वेलोसिटी हो गई, सेकंड मास की आफ्टर कोलिजन, और जो सेकंड वाले की थी u2 वो फर्स्ट की हो गई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा कि इफ टू इक्वल मासेस कोलाइड इलास्टिकली मतलब परफेक्ट इलास्टिकली, टू इक्वल मासेस बेटा जी अगर इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। वेलोसिटीज क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं, दे इंटरचेंज देयर, लिख लेना इसको पूरा, इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज हो गई भाई। यहां पर इस केस में वेलोसिटीज का क्या हो गया, इंटरचेंज। ओके, तो समझो पॉइंट को, समझने वाली बातें मैंने बोला ठहराव से अपना करो, ये ग्रैस्प करने वाली बातें हैं, इनको आपको ग्रैस्प करना है। ये नहीं है कि ये रटने के लिए नहीं है, ये ग्रैस्पिंग के लिए है बेटा। उससे पहले जो आर्टिकल चल रहा था ना यहां तक, अब यहां तक स्कूल वाले एग्जाम में आपके वो ड्राइव करने के लिए आ जाता है, ठीक है हमने कर लिया। अब उसके बाद ग्रैस्पिंग वाले पॉइंट्स है बेटा, इस पॉइंट पे आओ। अगर जो टक्कर मारने जा रहे हैं भाई, प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं इसको, जा रहा ना, प्रोजेक्ट किया हमने इसको, वो बहुत बड़ा हो गया। अगर m1 m2 के कंपैरिजन में बहुत बहुत बड़ा हो गया, अगर m1 m2 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो गया, तो बेटा जहां पर m1 और m2 की एडिशन हो रही होगी या सब्ट्रैक्शन हो रही होगी, वहां पर m1 के कंपैरिजन में m2 को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो रिजल्ट्स देखो क्या बनते हैं। अब यहां पे देखो m1 बहुत बड़ा है m2 के कंपैरिजन में, तो m2 इग्नोर कर दिया हमने। जब हमने m2 इग्नोर किया तो रिजल्ट क्या बना, v1 बन गया, m1 m2 इग्नोर किया, प्लस आगे क्या है 2 m2 u2। अब इग्नोर यहां पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे इसके साथ बेटा क्या है, स्पीड है। अब वो डिपेंड करता है, अगर तो स्पीड भी कम ही है, इतनी ज्यादा नहीं है, और बहुत ज्यादा फर्क है, तो ये भी इग्नोर कर देंगे। अदरवाइज इसको रख भी सकते हैं, फिलहाल मैं रख रहा हूं, अगले स्टेप में इग्नोर करूंगा। नीचे क्या हो गया, m1 प्लस m2, फिर वही बात, m2 इग्नोर किया, नीचे क्या आ गया, m1 आ गया, इसके साथ u1 भी लगना था। अब बेटा अगर हम इस टर्म को भी इग्नोर कर जाएं, जो नॉर्मली होगा, कि मेरा पॉइंट ये था कि ये तो बहुत कम है, लेकिन क्या पता है अगर एक ऐसा केस आ जाए कि u2 बहुत ज़्यादा है, तो इग्नोर नहीं करेंगे। लेकिन अब हम मान के चल रहे हैं कि u2 भी नॉर्मल ही है, तो अगर ये टर्म भी इग्नोर कर देता हूं तो v1 क्या आ जाएगा, m1 कट जाएगा, u1 आ जाएगा। v1 इज इक्वल टू u1, मतलब इसकी स्पीड जो पहले थी अब भी वही आएगी, मींस इसको कोई फर्क
नहीं पड़ रहा है, इसने उसको टक्कर मारी और इसकी अपनी खुद की वेलोसिटी को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। यहां पर इक्वल की जगह हमें अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लगाना चाहिए, क्योंकि हमने इग्नोर किए ना, कुछ चीजों को इग्नोर किया है, उसके बाद ये रिजल्ट आया, तो ऑलमोस्ट लगभग वही आ गई, v1 इज इक्वल टू u1। अब जरा v2 को चेक कर लो। v2 इग्नोर किसको कर रहे हो? m2 को। v2 वाले रिजल्ट में देखो m2 क्या करना है, आपने इग्नोर करना है। अब m2 इग्नोर किया, m2 इग्नोर किया तो v2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस m1 u2, v2 की जगह आ गया माइनस m1 इंटू u2, और इधर क्या आ गया, प्लस 2, नीचे फिर से क्या इग्नोर कर दिया हमने, m2 इग्नोर कर दिया, ऊपर क्या आ गया 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1। m1 से m1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब m2 इग्नोर हो गया, m1 से m1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2m1 इंटू u1, या इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस m1 u2 प्लस 2m1 u1। इसके नीचे भी आएगा यार, नीचे क्या आएगा, इसके m2 इग्नोर किया हुआ है, नीचे इसके m1 आ जाएगा, सॉल्व करना है इसको, m1 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा प्लस वाला पहले लिख लेते हैं 2u1 माइनस u2। ओके, अब बेटा बुक्स उसमें से मिलाते रहना, ये कुछ रिजल्ट्स आएंगे। जैसे इसमें तो v1 इक्वल टू u1, v1 को तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। अब इसकी स्पीड को क्या फर्क पड़ना है, इसकी स्पीड यहां से निकलेगी 2u1 माइनस u2, 2u1 माइनस u2, ये इसका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया भाई। रिजल्ट को लाल करते जाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है ही, बस ध्यान से कर रहा हूं मैं भी यार, गलत नहीं ना हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा 1 का 2, 2 का 1 हो गया तो गलत भी हो सकता है। अब चेक कर लेना भाई, ये v1 हो गया, ये v2 हो गया। अब अगली बात हमने बोला केसेस बहुत बनेंगे, लेकिन एक ही बार में सारे केस डिस्कस करने लग जाएंगे तो कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाएगी, तो हमने लिमिट कर लिया अपने आप को, 3 ही केसेस डिस्कस करेंगे। ये 3 केस डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसका एक और, तीनों का ही अपना अपना स्पेशल केस वो यहीं पे हो जाएगा। पहले ये कर लेंगे, उसके बाद जब नए नए आते रहेंगे वो क्वेश्चंस में जब आएंगे देखेंगे उनको। ओके, अब इस केस में देखो, अगर जिसको टक्कर मार रहे हैं वो बड़ा हैवी है, वो टक्कर मारने वाला बड़ा बेचारा कमजोर सा है, तो रिजल्ट्स क्या आएंगे चेक करना। v1 पहले कैलकुलेट करते हैं बेटा, इस बार m1 छोटा है, m1 इग्नोर होगा। v1 ये रहा, m1 बहुत छोटा है, इग्नोर कर दो, क्या बचा माइनस m2 इंटू u1। ठीक है, क्या बच गया जी, माइनस m2 इंटू u1। ये क्या है, m2 u2 तो ऐसे रहेगा, प्लस 2m2 u2। नीचे क्या है, m1 इग्नोर करना है, m2 आ जाएगा, नीचे आ गया m2, और इस बार v1 किसके इक्वल आ गया, v1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2u2 माइनस u1। ठीक है जी, v1 आ गया 2u2 माइनस u1। देखो लगभग वैसे ही रिजल्ट आ रहा है, तो इस बार v1 आ गया 2u2 माइनस u1। एंड व्हाट अबाउट v2, इग्नोर किसको कर रहे हो तुम इस बार, m2 को। ओके जी, इग्नोर किया हमने m2 को, नहीं सॉरी m1 को, क्योंकि 2 छोड़ने हैं ना, m1 को इग्नोर किया।
तो m1 को इग्नोर कर दोगे तो क्या बचेगा, m2 u2 डिवाइडेड बाय m2। इग्नोर किसको किया, 1 को किया, 1 को किया, ऊपर भी m2 नीचे भी m2, m2 m2 कैंसिल हो गए, चेक कर सकते हो, m2 m2 कैंसिल हो गए, बचा क्या बेटा, सिर्फ u2, v2 इक्वल टू क्या बच गया, u2 प्लस इग्नोर किसको करना था, m1 बहुत छोटा है, ओके, m1 बहुत ही ज्यादा छोटा है, उसके नीचे, क्योंकि m1 बेटा बहुत छोटा है, उसके नीचे ये जो टर्म है m2 वाली जो लगी है वो बहुत बड़ी है, तो ये पूरी की पूरी टर्म काफी ज्यादा छोटी हो जाएगी, जिसको कि बहुत ज्यादा इग्नोर किया जा सकता है। तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू u2, v2 इज इक्वल टू u2, मतलब अगर ये बहुत छोटा है, ये इसको टक्कर मारता है, तो इसकी स्पीड को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता। अगर ये बहुत बड़ा है, ये इसको टक्कर मारता है, तो इसकी खुद की स्पीड को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों इक्वल हैं तो दोनों एक दूसरे से स्पीड क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज ही कर लेते हैं। बड़े वाले को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, चाहे ये वाला केस चल रहा हो या वो वाला केस चल रहा हो। हाँ, दूसरे की स्पीड निकालने का जो छोटे वाला है उसका फार्मूला क्या हो गया, अगर m1 बड़ा वाला है तो v2 इक्वल टू 2u1 माइनस u2। अब इससे ज्यादा बोलूंगा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, आपके सामने है जो भी है, अपने आप समझो, ज्यादा बोलता रहूंगा तो अननेसेसरली आपको लगेगा पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। तो 3 केसेस हैं, अपने आप इनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो यार, होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ये होंगे। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, जब तक तो कोलिजन का आर्टिकल करना हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसके स्पेशल केस पे आ जाते हैं ना, तब आप क्या हो सकते हो, कंफ्यूज्ड भी हो सकते हो। तो इसको यहीं पे छोड़ रहा हूं, ये 3 ही केस है। अब इन्हीं 3 में एक और केस सुपर इंपोज कर रहा हूं कि अगर सेकंड वाला ऑब्जेक्ट, यानी जिस पे टक्कर लगनी है, अगला वाला रेस्ट पे होता, मतलब इसी केस के अंदर केस, 3 केस तो हैं ही, अब इनका तीनों का एक एक और स्पेशल का भी स्पेशल केस बना देते हैं। कि जैसे क्या स्पेशल बना, कि जिस पे नेट टक्कर खानी है वो रेस्ट पर है और दोनों के पास इक्वल है, जिसने टक्कर खानी है वो रेस्ट पे है, रेस्ट पे, और m1 इज मच ग्रेटर देन m2। और ऐसे यहां पर जिसने टक्कर खानी है वो रेस्ट पर है और m1 इज मच लेस देन m2। तो रिजल्ट्स क्या बनेंगे, तो बेटा सिंपल सी कहानी है, अगर u2 0 होता, यानी अगला वाला रेस्ट पे होता, तो v1 क्या आ जाता, 0 आ जाता, यहां से v1 0 बनता और v2 तो u1 ही रहता। बात तो फिर वही होती, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, जो रेस्ट पे है वो मोशन में आ जाएगा, जो मोशन में था वो रेस्ट पे आ जाएगा। सेकंड वाला रेस्ट पे था, u2 0 था, सेकंड वाला रेस्ट पे था, टक्कर लगने के बाद उसने अपनी स्पीड पहले वाले को दे दी, पहले वाला रेस्ट पे हो गया और पहले वाले की स्पीड खुद ले ली, तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसमें अगर लगा दो तो इसमें इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो ऐसे ही रहेगा। ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, v2 इज इक्वल टू u2 0 है ना, क्योंकि ये रेस्ट पे था, u2 0 है, ये आ जाएगा 2u1। क्या मतलब निकला, मतलब ये निकला कि अगर ये रेस्ट पे होता और छोटू होता तो ये बड़े वाला इसको जब टक्कर मारता, इसकी खुद की स्पीड को तो कोई फर्क ना पड़ता,
v1 इक्वल टू u1 ही आता। लेकिन ये डबल स्पीड से, जिस स्पीड से ये आ रहा था ना, पहले की स्पीड अगर 10 थी तो टक्कर लगने के बाद पहले की स्पीड को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 10 ही रहेगी, लेकिन जिस पे ये लगेगा वो डबल स्पीड से भागेगा, 2u1 रिजल्ट आ जाएगा। ओके, यहां पर देखो, इसमें अगर u2 जीरो हो जाता तो इसको जीरो कर दो, v1 क्या हो जाता, v1 हो जाता माइनस u1, और u2 जीरो है, v2 क्या होता, जीरो। अब भैया ये अगर बहुत हैवी होता, बहुत ज्यादा हैवी होता, तो ये इसको टक्कर मारता, इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये पहले भी जीरो था, अब भी क्या आता, जीरो ही आता, इसको कोई फर्क ना पड़ता, ये पहले जीरो था तो इसका रिजल्ट अब भी क्या आता, जीरो ही आता, ये अपना वहीं का वहीं रहेगा, कोई फर्क ना पड़ेगा इसको। लेकिन जो टक्कर मारने आया है वो u1 से आ रहा था, टक्कर मारकर वापस उसी स्पीड से चले जाएगा। देखो v1 इक्वल टू माइनस u1 हो गई ना, टक्कर मारेगा, उसकी स्पीड उल्टी आएगी, जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड से वापस चले जाएगा। तो यार इनको देखो, इससे ज्यादा हम स्पेशल केसेस में डिस्कस नहीं करवाते। आप रिकलेक्ट करो, आपने कहां से स्टार्ट किया, आपने स्टार्ट किया इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक यानी परफेक्टली इलास्टिक, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हुए, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, E इक्वल टू 1 प्रूव किया। तो याद रखना है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। फिर हमने उसमें V1 कैलकुलेट की, V2 कैलकुलेट की, ये V1 के एक्सप्रेशन हो गया, ये V2 का क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद फिर एक दो स्पेशल केसेस डिस्कस किए ताकि न्यूमेरिकल्स में आपके काम आए। अब इसके बाद अगर इनके यार एग्जांपल्स की बात करो तो एक एक दो दो एग्जांपल याद रखनी है। जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, उसके मैंने बोला दो एग्जांपल याद रख लो। एक तो द कोलिजन बिटवीन बिलियर्ड बॉल्स, बिलियर्ड यानी वही स्नूकर वाली जो बॉल्स होती है ना, उनके बीच की जो कोलिजन होती है वो परफेक्टली इलास्टिक मानी जाती है, आमतौर पे वो परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। जैसे ये वाला जो केस है, पहले भी मैंने बताया था कि एक बॉल है जिस पे हिट करना है आपने, वो रेस्ट पे पड़ी हुई है और पीछे से हिट किया, उसके बाद कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो केस कौन सा चल रहा है, m1 इक्वल टू m2 चल रहा है, m1 इक्वल टू m2 वाला केस चल रहा है, और ऊपर से अगली वाली रेस्ट पे भी रखी हुई है, तो m1 इक्वल टू m2 भी चल रहा है और अगली वाली रेस्ट पे भी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एन हिट ऑन, बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन हो जाती है, बिल्कुल एन एक के ऊपर एक टक करके जब लगती है, तो होता क्या है, जिसने उसको हिट किया वो रेस्ट पे आ जाती है और अगली वाली उसी स्पीड से आगे की ओर बढ़ जाती है। तो उसमें समझ लो कौन सा केस लग रहा है, ये केस लग रहा है। तो बिलियर्ड बॉल के बीच की जो कोलिजन है ना, या दो कंचों के बीच की कोलिजन, ये इलास्टिक कोलिजन मानी जा सकती है। आपके पास एक बॉल है, बॉल स्टील की बॉल, मतलब जो दबे दुबे ना, ज्यादा पक्की सी स्टील बॉल होती है, छर्रे नहीं होते, वो साइकिल के एक्सेल वगैरह में पड़ते हैं या जो बियरिंग्स होते हैं उनमें डलते हैं, कि स्टील की बॉल्स भी मिलती हैं। अब स्टील की बॉल को अगर आप फ्लोर पे छोड़ते हो ना, फ्लोर पे, फर्श पर, तो उसकी कोलिजन भी कैसी मानी जा सकती है, परफेक्टली इलास्टिक मानी जा सकती है। इन पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का। इसका तो कुछ भी बना सकते हो, एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, ट्रक आता है मोटरसाइकिल को टक्कर मारता है, तो ये किसमें, एक हैवी ऑब्जेक्ट ने एक लाइट ऑब्जेक्ट को टक्कर मारी, ये केस हो जाएगा। उसमें उल्टा लगा लो, मोटरसाइकिल आती है ट्रक को टक्कर मारती है, अब मोटरसाइकिल ट्रक को टक्कर मारेगी, तो ये वाला केस बन जाएगा। तो बाकी अब देखते हैं, एक दो पॉइंट्स और करवाने हैं बेटा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ न्यूमेरिकल्स, इसको पहले नोट कर लो आप लोग। हाँ जी बच्चा लोग, तो यार कोलिजन इन
वन डायमेंशन इलास्टिक वाला चल ही रहा है, काफ़ी कुछ किया। उसके एंड में ना स्पेशल केसेस में एक ये जो एक छोटा सा अलग ही चीज़ है, लेकिन हमने बोला ना कि अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल ऊपर से नीचे वाली बॉल हो सकती है, लेकिन परफेक्टली कोलिजन तभी होगी अगर बेटा नीचे का फ्लोर पक्का है और बॉल स्टील की है। अदरवाइज क्या होता है कि ऊपर से जब बॉल गिरती है वो टकराती है, सेम हाइट पे नहीं पहुंच पाती। अगर तो परफेक्टली इलास्टिक होगी तो सेम हाइट पे पहुंच जाएगी, अगर परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगी तो वो सेम हाइट पर नहीं पहुंच पाती। तो ये मैंने वही केस बनाया है, एक बॉल है ऊपर से गिरती है, गिरते 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 यहां पे पहुंची, ओके, टक्कर लगी और कुछ एनर्जी का मान लो लॉस हो गया, तो वो सेम हाइट नहीं अटेन कर पाएगी। अगली टक्कर के बाद फिर हाइट कम हो जाएगी, अगली टक्कर के बाद फिर हाइट कम होती जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं है। तो जो ई है वो 1 के इक्वल नहीं है। अब क्योंकि ई 1 के इक्वल नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज होता जाएगा, ओके, वेलोसिटी में चेंज होता जाएगा, हाइट में भी चेंज होता जाएगा। अब इस केस के ना कुछ रिजल्ट्स हैं, वो रिजल्ट्स डायरेक्टली लिखवा रहा हूं बेटा, कहां से आए वो जब बीच में क्वेश्चंस आएंगे ना वहां पे जरूरत पड़ेगी, मैं कवर अप करवा दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल इसके रिजल्ट्स क्योंकि अगर डिराइव करने लग जाएंगे तो फिर वही बात है, कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगी, आपको पता नहीं लग पाएगा कौन सी चीज़ करनी है कौन सी चीज़ छोड़नी है। जितना मैंने इससे पहले करा दिया वो सब करना है, और जो अभी करा रहा हूँ वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए करना है। करना ये भी है लेकिन सिर्फ किसके लिए बेटा, न्यूमेरिकल्स के लिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए करना है तो इसकी डेरिवेशन वगैरह की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट्स को याद करना है। क्वेश्चन इस पे बहुत आएंगे, ओके। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जी कि अगर ऊपर से बॉल गिरती है यहां पर आते आते, अच्छा ये तो पता ही होगा कि नीचे तक पहुंचते पहुंचते वो कितनी स्पीड अटेन कर लेती है, √2gh। h जो ओरिजिनल वाली थी h0 थी, तो सबसे पहले जब नीचे पहुंचेगी वो कितनी स्पीड अटेन कर लेगी, v0 बोल दिया यार मैंने उसको, √2gh0। उसके बाद हर कोलिजन के बाद इसकी स्पीड कम होती जानी है। ये रिजल्ट है भाई, याद रख लो, दिस रिजल्ट गिव्स वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन। nth कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी है। मान लो यहां से ऊपर आई, कोलिजन होने से जस्ट पहले, नीचे टक्कर लगने से जस्ट पहले इसकी स्पीड ये थी, लेकिन टक्कर लगने के बाद फर्स्ट कोलिजन हुई है ना, तो टक्कर लगने के बाद जो वेलोसिटी v1 थी, तो यहां पे 1 पुट कर देना, यहां पर भी 1 पुट कर देना, तो आंसर आ जाएगा v0 की जगह क्या आ जाएगा, √2gh0 आ जाएगा। और यहां पे 1 पुट करोगे, e गिवन होगा। e क्या है आपका, वही कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया होगा। 2 कोलिजन, ये फर्स्ट कोलिजन हुई, ऊपर गई, नीचे आई, यहां पे टक्कर लगने में फिर एनर्जी का लॉस हुआ और अगली बार फिर जो स्पीड है कम हो गई। तो सेकंड कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या है कि यहां पे 2 पुट कर देना, यार ऐसे ही चलता रहेगा। रिजल्ट याद रखोगे, काम आ जाएगा कहीं ना कहीं कि Vn इज इक्वल टू e⁻²n n v0। यहां पे Vn क्या है बेटा, इट इज वेलोसिटी आफ्टर nth कोलिजन, ओके जी। अब हर कोलिजन के बाद जब स्पीड कम हो रही है तो हाइट भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओरिजिनल हाइट h0 थी, आया टक्कर लगी, और टक्कर लगने के बाद वो h0 नहीं चढ़ पाएगा, h1 तक ही पहुंचेगा। तो h1 क्या हुई, हाइट अटेन्ड आफ्टर 1 कोलिजन। h2 क्या हुई, हाइट अटेन्ड आफ्टर 2 कोलिजन। hn क्या हुई, हाइट अटेन्ड आफ्टर nth कोलिजन। तो उसका रिजल्ट आपके पास ये है e⁻²n इंटू h0। तो यार hn क्या दे रहा है, इट इज हाइट अटेन्ड आफ्टर nth कोलिजन। याद रखना जी, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब एक और रिजल्ट दिया हुआ, खैर
ये किस चीज का रिजल्ट है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। देखो भाई, ऊपर से नीचे आया, पहली बार कितना ट्रेवल किया, h0, फिर अगली बार h1 प्लस h1, 2h1, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, h0 प्लस 2h1, फिर 2h2, फिर 2h3। अगर उन सबको ऐड करके थोड़ा सॉल्व कर लू ना यार, h0 प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 प्लस 2hn, तो स्टॉप करने से पहले, रुकने से पहले टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लेगी बॉल, h0 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। भैया इसको सॉल्व करना पड़ता है, सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आता है। बस आपके लिए फिलहाल ये कुछ रिजल्ट्स हैं इंपॉर्टेंट वाले, कॉम्पिटिटिव पॉइंट के हिसाब से थोड़ा सा इसको कर लेना, काम आएंगे। लास्ट में दे रखा है टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू स्टॉप। भाई ऐसे ऐसे करते 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 अंत में रुक जाएगी, रुकते 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 जो टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम वो कितना होगा, रूट सॉरी 1 प्लस ई 1 माइनस ई रूट 2h0/g, जो भी है चार रिजल्ट भी देख लेना, काम आएंगे बेटा। ओके जी, तो टॉपिक अपना क्या चल रहा था, फिर वही यार बार बार बोलता हूं, इलास्टिक कोलिजन इन 1D चल रहा था। हम 1D की ही पहले इन इलास्टिक भी कवर अप कर जाएंगे, 2D वाला बाद में देखते हैं। तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कोलिजन इन 1 डायमेंशन। कोलिजन इन 1 डायमेंशन में पहले हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन डिस्कस की है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन डिस्कस करते करते V1 V2 कैलकुलेट किया। ये जो अभी चल रहा है ये परफेक्टली इलास्टिक का केस नहीं है, तो वैसे ही वो तो खत्म होगी ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो खत्म हो गई, ये तो वैसे ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं। परफेक्टली इलास्टिक नहीं है बेटा, परफेक्टली इलास्टिक होती तो वापस उतने चढ़ जाता है। ई की वैल्यू 1 से क्या जा रही है, यहाँ पर कम जा रही है। अगर ई की वैल्यू 1 पूरी की पूरी हो जाए ना, तो यहाँ पे ई की वैल्यू 1 भर दो तो Vn इक्वल टू V0 ही आ जाएगा। अगर ई 1 होता तो बात ही खत्म हो जाती, 1 की पावर जो मर्जी लगा ले वो 1 ही रहेगा, तो Vn इक्वल टू V0 ही आ जाएगा। V0 मतलब nth कोलिजन के बाद भी वेलोसिटी वही रहेगी जो पहले थी। अगर E1 होता, परफेक्टली इलास्टिक होता, तो E1 होता है, इसकी पावर जो मर्जी कर दे, ये तो अब 1 ही रहेगा। Hn इक्वल टू h0 आ जाता, वो हर बार सेम ही हाइट पे जाता। तो ये परफेक्टली इलास्टिक का एग्जांपल नहीं है, तो वैसे बीच में हमने इस पे न्यूमेरिकल आते रहते हैं वो करवा दिया। अगली हेडिंग डाल लो यार, नेक्स्ट हेडिंग, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। हाँ नहीं बेटा जी, तो यार अपनी अगली स्टोरी, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। कुछ नहीं है इसमें, न्यूमेरिकल अपने आप ही होते रहेंगे बेटा। वो न्यूमेरिकल इसके करते वक्त ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वही लगाना होता है, उससे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एज ए आर्टिकल अगर मैं इसको करूं तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, देखो भैया क्या बोल दिया, परफेक्टली इन इलास्टिक बोल दिया। अगर हमने वर्ड यूज कर दिया परफेक्टली इन इलास्टिक, तो इसका मतलब मैंने बोल दिया कि E इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, मैं बोल चुका हूं क्लियरली कि E किसके इक्वल आएगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 0। अब E एग्जैक्टली इक्वल टू 0 का एक और मतलब था कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू क्या है, 0। मतलब आफ्टर कोलिजन द ऑब्जेक्ट्स will not separate, मतलब they will stick together, इकट्ठे मूव करेंगे। ठीक है, कोलिजन के बाद उन्होंने एक दूसरे से हटना नहीं है, मतलब एक आएगा दूसरे को घसीटता हुआ ले जाएगा। तो जब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बोल दिया तो मतलब ये स्थिति तुम्हारे पास है ही है। अब अगली बात, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में तुम्हारा टारगेट क्या था, E इक्वल टू 1 प्रूव करना और V1 V2 कैलकुलेट करना।
यहां पर हम v1 v2 तो चलो अपने आप निकल ही जाएंगी, क्योंकि v1 v2 होगी नहीं, एक v होगी बस, क्योंकि बेटा आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट ने सेपरेट ही नहीं करना। अगर कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट्स ने सेपरेट ही नहीं होना तो v1 v2 नहीं, उनकी कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी, दे विल मूव विद कॉमन वेलोसिटी, यानी हमें v1 v2 वो अपने आप ही बीच में निकल जाएगा, v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा। ठीक है, v1 v2 तो सेम ही होंगे ना, क्योंकि आफ्टर कोलिजन उन्होंने सेपरेट करना ही नहीं है, दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी। यहां हमारा टारगेट रहेगा बेटा मेनली v1 v2 टारगेट नहीं है, वो अपने आप निकल जाएगा। यहां मेन टारगेट रहेगा ये प्रूव करना कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। क्या टारगेट रहेगा जी? कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में दो बातें हैं, एक तो E0 होता है और दूसरा क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में एक ये भी तो होता है ना कि देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी तो हमने पढ़ा हुआ है ना। अब यहां पर जब हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन डिस्कस कर रहे हो, तो डिस्कशन में हमारा टारगेट है कि हमने प्रूव करके दिखाना है कि देयर इज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम में ये डायरेक्टली प्रूव करने के लिए भी आ जाता होता है, बाकी इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल तो हम करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट यार, टाइम वेस्ट नहीं करते, वैसे लंबा खींच रहा काम, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमने बोला कि लेटेस्ट कंसिडर, स्टार्ट कर दिया बेटा मैंने कि लेटेस्ट कंसिडर टू मासेस, एक M1 है और एक M2 है। ठीक है, M2 को मैं रेस्ट पे मान के चल रहा हूं यार, ना मानो तो भी खैर हो सकती है इनइलास्टिक कोलिजन, लेकिन वो ना थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ड्राइव करते वक्त हम सेकंड वाले को रेस्ट पे मान लेते होते हैं, मान लिया। ओके, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी थी ही, u1 स्थिति वही, ये इसको टक्कर मारता है, दोनों के बीच में कोलिजन होती है, और कोलिजन कैसी होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसने इसको टक्कर मारी, ये जो स्थिति है बिफोर कोलिजन की है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये बेटा बिफोर कोलिजन वाला पॉइंट है ना। आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ये दोनों के दोनों स्टिक कर जाएंगे और दे विल मूव विद सम कॉमन वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसमें E0 है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है, ये इकट्ठे ही मूव करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बिफोर कोलिजन वाली सिचुएशन और ये आफ्टर कोलिजन वाली सिचुएशन, इसमें हमने बोला कि आफ्टर कोलिजन M1 एंड M2 विल नॉट सेपरेट, ये सेपरेट नहीं करेंगे यार। गिवन में क्या क्या तुम्हें, गिवन में u1 u2 है, u2 0 ही था, M1 M2 है। ओके, और v क्या है इसकी, द कॉमन वेलोसिटी विद विच दे विल मूव आफ्टर द कोलिजन। तो सिचुएशन तुम्हारे सामने, तुमने बोल दिया लेट अस कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स M1 M2 अंडरगोइंग परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन हुई है। आफ्टर कोलिजन M1 M2 विल नॉट सेपरेट, दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी v। तो यहां पे बेटा v क्या हुई, M1 M2 देयर मासेस, u1 u2 इनिशियल वेलोसिटी। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट v क्या हुई, इट इज द कॉमन वेलोसिटी of M1 and M2 after collision. It is the common velocity of M1 and M2 after collision. तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने सबसे पहले लिखा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी LCM। अब तुम लोग बस इसको LCM लिख के आ जाना, वो एग्जामिनर कहेगा ये कौन सा LCM निकालने लग गया यहां पर। एलसीएम का मतलब यहां पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो बेटा, इलास्टिक हो इन इलास्टिक हो जो मर्जी हो जाए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक यूनिवर्सल ट्रूथ है।
वो कभी फेल नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कभी फेल नहीं होता, इलास्टिक हो इनइलास्टिक हो जो मर्जी हो जाए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप फेल नहीं करवा सकते, वो लगेगा ही लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इस हिसाब से इनिशियल मोमेंटम कितना था, थोड़ा इधर लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मतलब यार टक्कर लगने से पहले, ये होगा m1 u1 प्लस m2 u2, ओके। और टक्कर लगने के बाद तो दोनों एक हो गए ना, एक ही हो गए, कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो मास दोनों का ये m1 प्लस m2 कॉमन हो गया और वेलोसिटी कॉमन वाली v हो गई। u2 मैंने वैसे ही 0 कर रखा है, इस हिसाब से m1 u1 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v हो गया। यहां से कॉमन वेलोसिटी क्या आ गई, m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1, ओके। तो यार मैंने बोला था v1 v2 का चक्कर ही नहीं है यहां पर, ये तो निकल गई v1 और v2, यानी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन तो दोनों की सेम ही है v, वो तो आ गया रिजल्ट आपका, ओके जी। अब करना क्या है, हमने ये प्रूव करना है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे और चेक कर लेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं कि नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। वहां से पता लग जाएगा कि लॉस हुआ है कि नहीं हुआ। तो सिंपल ही है, कोई ऐसी बड़ी बात इसमें नहीं है बेटा जी। तो अगली बात हमने की कि v किसके इक्वल आ गया, m डिवाइडेड बाय, इसको नोट करके रख लो। आगे क्या करना है, अब काइनेटिक एनर्जी का चक्कर है, तो हमने बोला सबसे पहले नाउ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी चेक करना क्या आई, इसको मैंने लिखा के ई इनिशियल किसके इक्वल आया, हाफ m1 u1 स्क्वायर। दूसरे वाला तो रेस्ट पे था इसलिए वो 0 कर दिया, तो कितनी आई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 स्क्वायर, ओके। लिख लो भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर, ओके। अब आते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यार फाइनली वो तो एक जिंद दो जान हो गए, यानी इकट्ठे हो गए, इकट्ठे चल रहे हैं और इकट्ठे कॉमन वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो मास इनटू वेलोसिटी, मास टोटल m1 प्लस m2, वेलोसिटी v कॉमन वेलोसिटी निकली हुई है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दें यार, थोड़ा यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m1 प्लस m2, कॉमन वेलोसिटी m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 का स्क्वायर। सारे का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर कर दिया हमने इसका, क्या बना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, भैया एक कट जाएगा तो ये बचेगा नीचे 2, एक m1 प्लस m2 नीचे बच गया, ऊपर क्या बचेगा, m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ गया जो भी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी आ गई, काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी आ गई। अब निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल भी आपके सामने है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल भी आपके सामने है। आगे क्या करोगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज हमेशा कैसे निकाला जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल करके निकाला जाता है। तो कर दो फिर फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगली बात चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो लिख लो जी, देयरफॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ओके।
काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये रही, क्या है? इट इज m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर, नीचे 2m1 प्लस m2, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर 2m1 प्लस m2। गलती ना हो जाए, ध्यान देना, हो जाती होती है कई बारी, हमसे तो हो ही जाती है। क्लास में बैठे हो तो बच्चा बता देता है कि सर क्या कर रहे हो, ये क्या लिख रहे हो, लेकिन यहाँ पे तो बताने वाला भी कोई नहीं है, कैमरा क्या बताएगा, तो गलती वलती हो जाए तो चेक कर लेना भैया। वैसे ये क्या है, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर 2m1 प्लस m2 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है फिर, तो सिंपल है हाफ m1 u1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, इसमें अब एलसीएम लेते लेते हाफ तो हमने बाहर ही कर दिया, यहां पर नीचे क्या आया, m1 प्लस m2 आया, तो यहां पर m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर आया, माइनस यहां पर m1 u1 स्क्वायर, जब एलसीएम लिया तो यहां पर m1 प्लस m2 आएगा, तो ये बन गया हाफ, नीचे m1 प्लस m2 तो है ही, करना जरा सॉल्व, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस, ये माइनस हुआ m1 m2 u1 स्क्वायर, चेक कर लेना कोई गलती ना हो गई हो। m1 u1 स्क्वायर था ही, m1 स्क्वायर हो गया, u1 स्क्वायर पहले था, m1 इंटू m2 u1 स्क्वायर, m1 इंटू m2 u1 स्क्वायर, नीचे बीच में माइनस है तो माइनस तो रहेगा बेटा, माइनस का ही चक्कर है, माइनस का प्लस ना हो जाए, प्लस का माइनस ना हो जाए, इन दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर कट गया जी। तो यहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ आया, ये कितना आ गया, माइनस m1 m2 u1 स्क्वायर आ गया, नीचे m1 प्लस m2 आ गया, मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है कर कराकर क्या रिजल्ट आ गया जी इसका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू, हाँ जी बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस हाफ m1 m2 u1 का स्क्वायर, नीचे m1 प्लस m2। ओके, बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया, नेगेटिव साइन के साथ सुशोभित, ठीक है, नेगेटिव साइन इस रिजल्ट की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है, हिंदी आ जाती है कभी कभी, तो नेगेटिव साइन ने इसको सुशोभित कर रखा है। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं बेटा इसको चेक करता हूं तो ये कभी पॉजिटिव, सॉरी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव ही रहेगा। देख, मास कभी नेगेटिव होते नहीं, मास कभी नेगेटिव नहीं होते। ओके, तो ये पॉजिटिव टर्म आएगी, u1 है, जो भी स्पीड होगी उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, ये भी कभी नेगेटिव नहीं आएगी। ओके जी, और ये दो मासेस से ऐड हो रहे हैं, देखो दो मास सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो फिर भी नेगेटिव आ जाएगा, छोटे में से बड़ा कर दोगे, लेकिन यहां पे तो क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, मतलब वो जो गोले के अंदर टर्म है, गोले के अंदर वाले टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, यानी अंदर वाली चीज ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन बाहर एक नेगेटिव पड़ा हुआ है। अब अंदर वाली चीज कभी नेगेटिव नहीं होगी, यानी इसके पॉजिटिव होने के चांसेस कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि बाहर नेगेटिव पड़ा, अंदर से अगर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस भी हो सकता है, लेकिन अंदर से आना नहीं है, अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, यानी रिजल्ट हमेशा नेगेटिव रहेगा। तो कहानी क्या कहती है कि हमने देखा कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी,
ऑलवेज। ठीक है, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, ये ऑलवेज क्या आएगी, नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी फाइनल है इसको उधर भेज दें, हमेशा क्या आएगी, इनिशियल से कम आएगी। तो नीचे लिख लो, देयरफॉर देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर देयर इज ऑलवेज सम, लिख लो भैया नीचे, देयरफॉर देयर इज ऑलवेज सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन, क्योंकि इनइलास्टिक कोलिजन तो फिर हम कर ही रहे हैं ना। तो वही यहां तक कवर अप करो। कोलिजन वाला टॉपिक मैंने बोला था अलग ही कहानी है, वर्क पर एनर्जी अपने आप में अलग कहानी, कोलिजन वाला जो टॉपिक है वो अपने आप में अलग कहानी। अब नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए लेके आएंगे इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस। ओके, अभी क्या हमने किया, इलास्टिक और इन इलास्टिक दोनों कर लिए, लेकिन इन 1 डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशन में रखा, पहले इलास्टिक कर लिया फिर इलास्टिक कर लिया, बीच की बातें आई, काफी इंपॉर्टेंट वाली बातें भी आई। अगली बात हम लेकर आएंगे इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अब उसमें भी न्यूमेरिकल्स के लिए काफी चीजें निकलेंगी, तो इतना कवर अप कर रखो, न्यूमेरिकल्स करो जितने हो सकते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।